चलिए तो बच्चों आज हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें आपको बताया गया था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसमें दो पैरेलल थिन पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं एक डिस्टेंस डी से। ठीक है, इनके प्लेट्स के बीच में गैप है उसको हमने मान लिया डी। इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। आपने चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा था। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आपने ये पढ़ा था कि सपोज आपके पास में दो प्लेट्स हैं। उन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज हैं, एक के ऊपर है प्लस क्यू और एक के ऊपर है माइनस क्यू, यानी इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इधर वाली जो प्लेट है इसकी प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर एग्जिस्ट करता है? तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द प्लेट्स ओनली। ठीक है, इस प्लेट के राइट में, इस प्लेट के लेफ्ट में, यानी इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकंड रीजन और इसको थर्ड रीजन माना था। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन द प्लेट्स। और वो कितना होता है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने किससे किया? बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, अब यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे हम। V इक्वल टू, पोटेंशियल कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में है? D डिस्टेंस में, यानी वो प्लेट, इस वाली प्लेट जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है से इस वाली प्लेट जिसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू यहां तक है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास V आ जाएगा E इंटू डी। अब E की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। लेकिन सिग्मा कितना होता है बच्चा? Q अपॉन ए। देयरफॉर V कितना हो जाएगा? इस सिग्मा की जगह पर Q अपॉन ए हम लगा रहे हैं, तो Q अपॉन यहां पर देखिए ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर यहां तक? ये हमने V की वैल्यू निकाल दी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू बाई बी। ये आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, C इक्वल टू क्यू बाई बी। बस आपको क्या करना है? यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ V। यहां पर V की वैल्यू आपको प्लेस करनी है। देयरफॉर C इक्वल टू, या आप लिख सकते हो यहां पे एज C इक्वल टू क्यू बाई V और C इक्वल टू क्यू बाई, ये वैल्यू रखिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q विल कैंसिल आउट बाई Q। ये जो ए एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन नॉट ए है ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या है? एयर। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या है? एयर। तब हमारे पास C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला आ जाता है। और यहां इस फॉर्मूले से क्लियर है दैट कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और द गैप बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है C। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये था आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी यहां पे हमने जैसे क्या बात की कि यहां पर अभी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम, ये मान लिया हमने एयर है। ठीक है, अब
क्या होगा कि अगर इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक, तब क्या होगा, ठीक है। तो पहले डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ने के बाद उनके टाइप्स को पढ़ना है, देन एक टॉपिक है पोलराइजेशन, उसको पढ़ना है, तब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट हेडिंग नोट करने वाले हो और वो नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी डाइलेक्ट्रिक्स। तो आपने हेडिंग नोट की होगी डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें नोट करिए, डाइलेक्ट्रिक्स आर those materials, dielectrics are those materials which do not have free electrons, which do not have free electrons or have the negligible number of free electrons। यानी डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या होते हैं तो ना के बराबर होते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोट करिए, लिखो एयर कॉमा ग्लास कॉमा माइका, MICA माइका, एंड पैराफिन वैक्स। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब इनके जो टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं हम। तो इनमें टाइप्स में देखिए, ये दो तरीके के हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। तो आप हेडिंग नोट करेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसमें नोट करिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज, और इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं। वैसे तो इसको पहले मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में करेंगे, फिर जो मॉलिक्यूल्स इन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक्स बने होते हैं, उन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं, डायरेक्ट डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या नोट करा आपने, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज molecules in which the center of mass of positive charges does not coincide with the center of mass of negative charges, यानी ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, उनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे वाटर, अभी समझाता हूं सेंटर ऑफ मास क्या है। देखिए, आपके पास जैसे कोई मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कोई सब्सटेंस हमने ले लिया वाटर, उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के। अब इसमें पॉजिटिव स्पीसीज कौन सी है, H, और नेगेटिव कौन सी है, O, ठीक। तो यहां पर जो सारे H मिलकर के उन सब का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, उन सब का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक। और जो नेगेटिव है उन सब का सेंटर ऑफ मास होगा।
यानी पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास आपस में क्या नहीं करते, आपस में कोइंसाइड नहीं करते, यानी वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं। क्या होते हैं वो? कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और जो डाइइलेक्ट्रिक्स ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने लिया H2O, ठीक है, H2O ले लिया आपने, तो H2O में देखिए यहां पर हम ले रहे हैं O, यहां पर ले रहे हैं हम H, और ये H, यहां पर ये हो गया नेगेटिव, इनका सबका नेगेटिव मान लिया हमने, पूरा सेंटर ऑफ मास ये मान लिया, और इनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ये मान लिया, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव इधर O वालों का और इधर H वालों का सबका। मैंने यहां पर H और H इस पे नहीं दिखाया, यहां बीच में दिखा दिया, मिड में, एज में क्या दिखा दिया, ये सेंटर ऑफ मास है, ये किसका? सारे पॉजिटिव चार्जेस का। ठीक है, तो यहां पर जो निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक लाइन ड्रॉ करिए और उस पर एक एरो लगाइए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा आपने ये पढ़ा था कि अगर एक टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस और माइनस आर सेपरेटेड थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस, इट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बनाते हैं वो? क्या फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। तो यहां पर जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इनके अंदर अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहां पे इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है? थोड़ा सा केमिस्ट्री का सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 105 डिग्री। अब इतना मैं फिजिक्स वाला हूं, केमिस्ट्री वाला नहीं हूं। ठीक है तो इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके पास है, नोट करिए, HCl। एक एग्जांपल में लिखना है HCl, लिखिए फिर एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल भी कैसा रहेगा आपका? वो पोलर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एल्कोहल, ठीक, एक्सेट्रा करके छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, देखो ध्यान दीजिए, अभी नॉन पोलर को डिस्कस नहीं करना, अभी तो इस पे इफेक्ट देखना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। तो इसके इनके अंदर क्या होता है? हैज देयर परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ये नोट करिए, इनमें अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने का रीजन क्या है यहां पर? क्योंकि ये इनमें चार्जेस जो हैं सेपरेटेड हैं, वो कोइंसाइड नहीं कर रहे। अगर कोइंसाइड कर रहे होते तब उनके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होता, तब उनके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करना है आपको, रैंडमली ओरिएंटेड, ये जो है रैंडमली ओरिएंटेड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अभी वो भी चीज समझाऊंगा रैंडमली ओरिएंटेड कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसको उसमें आपको हेडिंग नोट करनी है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। on polar dielectrics, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो इसमें देखिए एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इससे समझना है। तो अभी ये जो पॉइंट आपने नोट किया है, रैंडमली ओरिएंटेड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, तो जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं।
कैसे भी, ठीक है। देखो ऐसे दिखाना है हमें, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और बीच में एक एरो लगाएंगे इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव क्या इंडिकेट होता है? डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो उस तरीके से इनमें सारे इनमें एरो दिखाइए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक, इसको ड्रॉ करिए। तो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक की कहानी कुछ कैसी होती है, ध्यान दीजिए। आपके क्लासरूम जैसी। कैसे? जब आपकी क्लास में टीचर नहीं होते हैं, जब टीचर शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? आप पोलर डाइइलेक्ट्रिक बन जाते हैं। कैसे पोलर डाइइलेक्ट्रिक बन जाते हैं? वो उठ के उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो उसकी सीट पे पहुंच रहा है, ऐसे करते हो ना तुम लोग, ठीक है, जब टीचर नहीं होते हैं। ठीक, यानी टीचर नहीं है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है, तुम्हें कंट्रोल करने वाला फील्ड अभी जीरो है, अभी क्लास में टीचर नहीं है। ठीक, अब जैसे ही टीचर ने एंट्री करी, एंट्री करते ही क्या होगा? ये बहुत ऐसे सीधे बन जाएंगे और ये अपने आप को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी कहानी आपसे मैच करती है बच्चों। यहां पर हमने लगाया हुआ है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये ड्रॉ करिए। तो आपको समझ में आया कि क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब आप नोट करेंगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो इसमें नोट करिए, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज, non-polar dielectrics are those in which center of mass of positive charges coincide with the center of mass of negative charges. Coincide with the center of mass of negative charges. Coincide with the center of mass of negative charges. ठीक है, तो कंडीशन कैसी होगी इसमें? देखो कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव में गैप नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहां क्या था? यहां पे गैप था, यहां पर गैप था। ये गैप किस में था? पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में। ठीक है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते, लेकिन यहां पे कोइंसाइड करते हैं। दैट मींस ये कहानी कुछ ऐसे होती है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा नेगेटिव चार्ज। समझ भाई बात? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऐसे कर रहे हैं कोइंसाइड। ठीक, तो कोइंसाइड करने पर क्या इनमें डिस्टेंस है? अब इनमें डिस्टेंस नहीं है, तो क्या इनमें डाइपोल मोमेंट है? तो इनमें डाइपोल मोमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो।
डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। लेकिन जैसे ही आप इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देने पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेच होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसकी अपोजिट डायरेक्शन, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया है ऐसे, तो पॉजिटिव चला जाएगा इधर और नेगेटिव जाएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो स्ट्रेच हो गया। अब स्ट्रेचिंग कब तक चलेगी, स्ट्रेचिंग चलेगी जब तक इसमें इनमें जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो बैलेंस ना हो जाएं, किसके द्वारा, जो एक्सटर्नल फोर्सेस को बैलेंस ना कर दें वो, ठीक है। इनके जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस को, एक फोर्स इधर लग रहा होगा प्लस क्यूई, एक फोर्स इधर लग रहा होगा माइनस क्यूई, तो दोनों किसके द्वारा बैलेंस ना हो जाए, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस के द्वारा, तब तक स्ट्रेचिंग होती रहेगी। और जैसे ही बैलेंस हो जाता है स्ट्रेचिंग खत्म। अब ये स्ट्रेचिंग किसकी वजह से आई है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो ये किसी की वजह से इसमें क्या हुआ, डायपोल मोमेंट आया, किसी की वजह से इसमें क्या हुआ, डायपोल मोमेंट आया। बेटा पढ़ लिया करो थोड़ा सा, वो शर्मा जी की लड़की इतना पढ़ती है, तुम बिल्कुल ध्यान से पढ़ते नहीं हो। तो थोड़ा सा इंडक्शन आया आप में, क्या आया, इंडक्शन, थोड़ा सा प्रेरणा मिली आपको, क्या मिली भाई, इंस्पिरेशन, ठीक है, प्रेरणा, फिर ये मत कह देना, ठीक। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन आपको मिला, तो यहां पर इनको भैया इनको इंस्पिरेशन मिला है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। अपना खुद का नहीं था, खुद का डायपोल मोमेंट जीरो, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या होगा, इनमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा और इनके अंदर एक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। होगा नहीं वैसे अपना खुद का, परमानेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इसमें आ जाता है। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, एग्जांपल लिखो पहले, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में आप नोट करिए, लिखिए O2 N2 O2 N2 H2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्या होता है मीथेन, CH4, बेंजीन C6H6, ठीक है, बेंजीन, तो इसमें CH4 यानी मीथेन हो गया और बेंजीन C6H6, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये ड्रॉ कर लेना, या फिर इसे ड्रॉ कर लो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको, क्या समझाया, कि जैसे ही आप जो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्जेस स्ट्रेच होंगे और इनमें गैप आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इनके अंदर डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। बस इतना सा नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें यहां नोट करके लिख लेंगे हम कुछ पॉइंट्स, पहले से ड्रॉ करिए, ठीक है, कर लिया ड्रॉ, नोट करके लिखिए। लिखिए व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when electric field is applied on non-polar dielectrics, then positive charges are stressed, in the direction of applied electric field,
and negative charge stretch in the direction opposite to that of applied electric field. As a result of this, an induced dipole moment is induced. ठीक है, this dipole moment remains as long as the electric field is applied. And disappears when the electric field is removed. ठीक है, क्लियर अब ये? ठीक, अब आपको नोट करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नोट करिए, इसको हम कैपिटल के से दिखाते हैं। ठीक, तो नोट करिए, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the ratio of applied electric field to the reduced value of electric field, that is K equal to E naught upon E. K equal to E naught upon E. ठीक है, तो ये देखिए, जब हम डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब ये जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है हम कैसे निकालेंगे उसको समझने के लिए अभी जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास है, उसकी प्लेट्स के बीच में आप एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा देते हो, उसको वहां पर रख देने पर उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें डिस्कस करना है, तो इसका यूज करेंगे हम वहां पे K इक्वल टू E नॉट अपॉन E। ठीक, और इसको और करके लिख सकते हो आप, जो E है, E की वैल्यू होगी E नॉट माइनस EP, तो आप देयरफॉर K लिख सकते हो, या फिर सिंस करके लिख देना, सिंस E इक्वल टू E नॉट माइनस EP, देयरफॉर K क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP। अब बेटा E नॉट क्या होगा, E नॉट जो है वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो EP है वो EP क्या होगा, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां पे वैल्यू आप लगाइए, तो इक्वल टू यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, तो K हमारे पास और क्या आ जाता है, K का दूसरा फॉर्मूला सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा P।
ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो कल की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।